वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने अभी तक नाउन में सारे पार्ट उनके देख लिए हैं। नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन देख लिया और कल से हम लोगों ने नाउन का केस शुरू किया था, जिसमें नाउन का एपिस्ट्रॉफी एस कैसे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ क्या उसके कुछ रूल होते हैं वो हमने देखा था। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एपिस्ट्रॉफी एस के कुछ नए यूज। इससे पहले ये जान लीजिए कि जैसे मैंने नाउन के जब यूज ऑफ नाउन में बताया था कि जब किसी ईडियम फ्रेज में आर्टिकल ए अथवा एन पहले से लगा होता है तो उस ईडियम फ्रेज में हम लोग ए अथवा एन या एस या एस जो लगा हुआ उन दोनों को हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ईडियम जैसा होता है वैसा ही यूज होता है। ठीक है, इसी प्रकार एपिस्ट्रॉफी एस भी अगर जो ईडियम में किसी तरह से पहले से लगा हुआ है तो उस एपिस्ट्रॉफी एस को वो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज हो या लिविंग थिंग्स के साथ, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर जो वो ईडियम है तो वो सही रहेगा। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा था एट स्टोन्स थ्रो, तो जो ये स्टोन्स था उसमें एपिस्ट्रॉफी एस लगा था, पर स्टोन क्या था? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु थी, पर उसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस लगाया था, जो कि रूल के मुताबिक तो गलत है, पर वो ईडियम है तो वो गलत नहीं है, वो सही ही रहेगा। ठीक है, तो ईडियम फ्रेज में कोई चेंज नहीं करते हैं, वही मैं बताना चाह रहा था। अब इसके बाद देखेंगे कंपाउंड वर्ड में कैसे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। कंपाउंड वर्ड देखिए, कोई वर्ड हो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट में ही नाउन के होता है। जैसे बॉयज था, जैसे आपने बॉय लिखा था तो उसके लास्ट में, जैसे आपने बॉय लिखा तो इसके लास्ट में ही एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे थे। तो इसी तरह चाहे वो कंपाउंड नाउन हो, जो कि जैसे मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दो नाउन ही वो हो सकते हैं, एक नाउन एक प्रीपोजिशन, फिर एक नाउन के कॉम्बिनेशन से एक नाउन बन सकता है, या एक नाउन एक प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से एक नाउन बन सकता है। तो ऐसे नाउन को भी एपिस्ट्रॉफी एस जब यूज करते हैं तो लास्ट में ही एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर जो लिखूं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ये है, अगर जो इसमें हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना होगा तो हमें फादर में नहीं एपिस्ट्रॉफी एस यूज करना है, हमें लॉ में एपिस्ट्रॉफी एस यूज करना पड़ेगा। हमें लॉ में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना पड़ेगा पोजीशन दिखाने के लिए। तो इसका हो जाएगा फादर इन लॉज। क्या हो जाएगा? फादर इन लॉज। ठीक है, समझ में आया? तो जब हम कंपाउंड वर्ड वाले नाउन का भी जब एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, जब कंपाउंड वर्ड वाले जो नाउन होते हैं उनका जब हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं तो भी हम लोग उसमें लास्ट में ही एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं जब पोजीशन दिखाना होता है। ठीक है, इसको भी आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, दूसरी क्या, अब इसी पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई विजिटेड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, आई विजिटेड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्राइम मिनिस्टर, ये दो वर्ड, दो नाउन के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना है। ये दो नाउन के कॉम्बिनेशन से एक नाउन बना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें दो नाउन है, दो वर्ड हैं, तो हमने एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ किया? लास्ट वाले वर्ड में। एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ किया? लास्ट वाले वर्ड में। तो मुझे बस ये बताना था कि जब हमें कंपाउंड वर्ड वाले नाउन का भी में भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना होता है तो लास्ट वाले वर्ड में ही एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरी चीज देख लीजिए, केस इन अपोजिशन। अब केस इन अपोजिशन में कैसे? केस इन अपोजिशन पहले क्या होता है, कल के क्लास में मैंने बता रखा है कि केस इन अपोजिशन जब किसी नाउन को कोई दूसरा नाउन या फिर कोई एक फ्रेज फॉर्म उसी नाउन, पहले वाले नाउन को डिस्क्राइब या डिफाइन करता है तो उसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने लिखा था जाकिर हुसैन द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंस बुक्स, ये मैंने लिखा था, तो वो जाकिर हुसैन को द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंस बुक क्या कह रहा था? डिफाइन कर रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी द ऑथर ऑफ मेनी रिनाउंस बुक को ही क्या कहते हैं? केस इन अपोजिशन। क्या कहते हैं? केस इन अपोजिशन। तो अगर हमें केस इन अपोजिशन के साथ कोई नाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह
द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउस इज वेरी वीक। ठीक है, मैंने ये लिखा। मैंने क्या लिखा, देखिएगा इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने ये लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस इज़ वेरी बिग। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने ये जो लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस नाउन को क्या ये पूरा फ्रेश फॉर्म, इस नाउन को क्या ये पूरा फ्रेश फॉर्म, एक मिनट शांत रहिएगा। मेरे बगल से मेरे बगल में गैस गोदाम है तो उसी की गाड़ी जा रही है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं। हाँ, तो देखिए हमने बात किया था केस इन अपोजिशन का। तो देखिए केस इन अपोजिशन क्या होता है मैंने समझा रखा। अब उसमें एपोस्ट्रोफी एस का कैसे यूज करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। आप एक बात बताइए, क्या ये नाउन है डॉक्टर मनमोहन सिंह? क्या ये एक नाउन है? ये पार्ट वाला जो है, ये एक पार्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये एक नाउन है। इस नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है? द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस। पर जो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो क्या थे, इसको डिफाइन इस फ्रेज फॉर्म ने किया है कि वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, वो इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इस फ्रेज फॉर्म ने डिफाइन कर दिया। तो जब इस फ्रेज फॉर्म ने इस नाउन के बारे में डिफाइन किया तो इसको क्या कहेंगे? केस इन अपोजिशन। लेकिन ये नाउन के ठीक बाद आया तो केस इन अपोजिशन। और देखिए जब हमें ये दिखाना होगा कि डॉक्टर इनका अधिकार, जब हमें इनका अधिकार किसी चीज़ पर दिखाना होगा, जब हमें इनका अधिकार किसी चीज़ पे दिखाना होगा, हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बारे में बात किया, हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बारे में बात किया। तो जब हमें इस नाउन के बारे, इस नाउन का पोसेशन किसी के ऊपर दिखाना होगा, जब हमें इस नाउन का अधिकार किसी के ऊपर दिखाना होता है और उस नाउन के साथ, और इस नाउन के साथ कोई केस इन अपोजिशन यूज हुआ है, और इस नाउन के साथ कोई केस इन अपोजिशन यूज हुआ है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज उस केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। तो इसके उस एपोस्ट्रोफी एस का यूज उस नाउन के केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। एक बार और ध्यान से समझिए, इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जब हमें किसी नाउन के बारे में, किसी नाउन का, जब हमें किसी नाउन का अधिकार किसी पे दिखाना होता है, परंतु उस नाउन का केस इन अपोजिशन भी उस सेंटेंस में आया हो, परंतु उस नाउन का केस इन अपोजिशन भी उस सेंटेंस में आया हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज इस केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज इस केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। ये भी सेंटेंस सही था, ये भी सेंटेंस सही था। कब तक सही था? जब तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हाउस इज वेरी बिग, वेरी बिग। ये भी सेंटेंस सही है। कब तक सही है? जब तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई केस इन अपोजिशन नहीं लगा है। अगर ये केस इन अपोजिशन आपने जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में लगा दिया है, केस इन अपोजिशन जैसे ही लगाएंगे तो ये एपोस्ट्रोफी हट जाएगा और ये एपोस्ट्रोफी कहाँ पे चला आएगा? केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में। ठीक है, समझ में आया? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। जब हम किसी नाउन का, यहाँ पे नाउन का मतलब लिविंग थिंग्स है, आप ब्रैकेट में लिख भी लीजिए। जब किसी लिविंग नाउन का, जब हम किसी लिविंग नाउन का अधिकार किसी वस्तु पर दिखाते हैं, अधिकार किसी वस्तु पर दिखाते हैं, अधिकार किसी वस्तु पर दिखाते हैं, और अगर
उस नाउन का केस इन अ पोजीशन, और अगर उस नाउन का केस इन अ पोजीशन उस सेंटेंस में यूज हुआ है, उस सेंटेंस में यूज हुआ है, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज उस केस इन अ पोजीशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज उस केस इन केस इन अ पोजीशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउस इज वेरी बिग। इस घर पे मैंने इनका अधिकार दिखाया डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मुझे एपिस्ट्रॉफी एस यही लगाना चाहिए था, पर चूंकि यहाँ पे आ चुका है, क्या आया है, केस इन अ पोजीशन, तो हमें जो एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ पे लगाना था वो इस केस इन अ पोजीशन के लास्ट वर्ड में लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। एक एग्जांपल और, अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट एक्टर्स एक्टिंग इज स्टिल प्रेज वर्दी। ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या लिखा है कि अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर्स एक्टिंग इज स्टिल प्रेजवर्थी। क्या लिखा है, द अमिताभ बच्चन द ग्रेट एक्टर्स एक्टिंग इज स्टिल वर्थी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक्टिंग, किसकी एक्टिंग, इस एक्टिंग पे किसका अधिकार दिखाया जा रहा है, इस एक्टिंग पे किसका अधिकार दिखाया जा रहा है, अमिताभ बच्चन का। इस एक्टिंग पे किसका अधिकार दिखाया जा रहा है, अमिताभ बच्चन का। तो हमें एपिस्ट्रॉफी एस की यूज कहाँ करना चाहिए था, अमिताभ बच्चन के लास्ट में। हमें इस अमिताभ बच्चन के एक्टिंग पे अधिकार किसका दिखाना है, अमिताभ बच्चन का। तो हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ करना चाहिए था, बच्चन के लास्ट में। पर क्यों नहीं किए, क्योंकि इसके साथ एक केस इन अपोजिशन आ गया है, क्योंकि इससे इस नाउन के साथ एक केस इन अपोजिशन आ गया, द ग्रेट एक्टर। तो मैंने रूल क्या लिखा है, जब किसी लिविंग नाउन का अधिकार किसी वस्तु पर दिखाते हैं और अगर उसके साथ कोई केस इन अपोजिशन आया हो, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करके उस नाउन की जगह नहीं करते हैं, बल्कि उस केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। कहां पे करते हैं, उस केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं। समझ में आया, यही समझा रहा हूं मैं आपको बार बार कि जब आप किसी नाउन का अधिकार किसी पे दिखाएंगे, ठीक है, और अगर वहां पे केस इन अपोजिशन भी यूज हो चुका है, तो केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, न कि उस नाउन में। ठीक है, समझ में आया, ये था दूसरा रूल। अगला देखिए, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, आप YouTube पे चले जाओ, किसी टीचर, मैं किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं, आप YouTube पे चले जाओ, किसी भी टीचर ने इतने डीप में और फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपको समझता हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझको समझिए और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सजेस्ट कीजिए कि भैया एक बार इसे पढ़ के देखो। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला रूल ये है, अगला रूल मैं आपको समझाऊंगा और उस रूल को आपको ध्यान से समझना है। यहीं पे आएगा फिर सेंस की बात, 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे सेंस दिखेगा। अब देखिए, जब ये रूल क्या है, पहले उस रूल को समझ लीजिए। जब कोई दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं और मेरे भाई ने मिलकर एक गाड़ी लिया, मैं और मेरे भाई ने चंदा देके, मतलब कि पैसा इकट्ठा किया, दोनों लोगों ने मिलकर एक गाड़ी लिया, तो वो गाड़ी किसका हुआ, मेरा और उसका दोनों का।
वो गाड़ी किसका हुआ? मेरा और उसका, दोनों का। तो हम दोनों लोग उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में क्लोजली रिलेटेड है। उस गाड़ी के रिस्पेक्ट में क्या है? हम दोनों क्लोजली रिलेटेड है। मतलब कि जिस चीज पे अधिकार दोनों का हो, जब किसी चीज पर अधिकार दो लोगों का हो, दोनों लोगों का हो, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग दोनों के साथ नहीं बल्कि बस एक के साथ लगाते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने और मेरे भाई ने, मैंने और मेरे भाई ने, मैं आपको समझा रहा हूं मैथ की तरीके से, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक राम नाम का लड़का है और उसका भाई है श्याम, ठीक है। दोनों ने कुछ कुछ मान लीजिए 25-25 हज़ार रुपए क्या किए, कलेक्ट किए। दोनों ने कलेक्ट किया 25-25 हज़ार और दोनों ने मिलाकर एक बाइक खरीद ली। क्या खरीद ली? एक बाइक खरीद ली। क्लोजली रिलेटेड का मतलब यहां समझा रहा हूं आपको, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, और वही गलती नहीं करनी है जो कि एग्जामिनर चाहता है आप करें। तो राम और श्याम ने 25-25 हज़ार रुपए देके एक बाइक खरीदी। अब अगर इस बाइक पे अधिकार दिखाना हो तो क्या राम अकेले अधिकार दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई श्याम ने भी उतने ही रुपए दिए हैं। तो और क्या श्याम अकेले उस पे अधिकार, इस बाइक पे अधिकार दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि ये बाइक राम की भी उतनी है जितनी की श्याम की, क्योंकि उतने भी उसने भी पैसा दे रखा है। तो इस बाइक पे अधिकार किसका है? इन दोनों का। इस बाइक पे अधिकार किसका है? इन दोनों का। तो एक ही वस्तु पर जब दो व्यक्तियों का अधिकार समान रूप से हो तो उसको कहते हैं क्लोजली रिलेटेड। एपिस्ट्रॉफी एस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, ठीक है, उसको कहते हैं क्लोजली रिलेटेड। एक बार और ध्यान से समझिए, जब किसी वस्तु पर दो लोगों का समान अधिकार हो तो उसी को कहते हैं क्लोजली रिलेटेड। मैं अभी वो क्लोजली रिलेटेड जो मैं लिखवाऊंगा उसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको लिखा, अब इसी को सेंटेंस को मान लीजिए बाइक लिया, और बाइक बहुत सुंदर है, बाइक बहुत ही मतलब मान लो नया गाड़ी लिया, ठीक है, नया गाड़ी लिया। तो अब इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस को पहले एग्जामिनर क्या चाहेगा, ये दिखाएगा एग्जामिनर कि राम्स एंड श्याम्स, क्योंकि दोनों की बाइक है तो दोनों जगह एपिस्ट्रॉफी एस एग्जामिनर ने लगा दिया। राम एंड श्याम्स बाइक इज न्यू। तो देखिए, जब अब यही रूल है, क्या रूल है? जब दो व्यक्ति आपस में क्लोजली रिलेटेड हों, जब दो व्यक्ति आपस में क्लोजली रिलेटेड हों, मतलब कि कहने का कि जिस चीज पर अधिकार दिखाया जा रहा है, अगर वो उन दोनों व्यक्तियों का उस पर समान रूप से अधिकार हो, उस चीज पर अगर जो उन दोनों व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो, तो ऐसी स्थिति में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले नाउन में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले नाउन में करते हैं। समझ में आया क्लोजली रिलेटेड? नहीं समझ में आया तो भी मैंने समझा दिया है कि जब किसी ऐसी चीज पर दो या दो से अधिक व्यक्ति अधिकार दिखा रहा हूं जिस पे दोनों का समान अधिकार हो, तो ऐसी स्थिति में लास्ट वाले नाउन में बस एपिस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है, पहले वाले में नहीं। ध्यान से समझिए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इसको लिखवाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का विक्ट्री। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। विक्ट्री इज प्रेजवर्दी। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एग्जाम का क्वेश्चन मुझको नहीं सही से याद है, लेकिन मैं तो भी ये ऐसे ही क्वेश्चन था। उसने एग्जामिनर ने क्या कर रखा था? एग्जामिनर ने हरिहर में भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर रखा था। अब एक बात है, आप हरिहर और बुक्का को नहीं जानते होंगे, गूगल पे सर्च कीजिएगा हरिहर और बुक्का क्या है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर तो आप दक्षिण भारत की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हरिहर एंड बुक्का आपको दिखेंगे। उन्होंने कृष्णवंश विजयालय
ऐसे कुछ करके था, मुझे हिस्ट्री ज़्यादा नहीं आती, मुझे जीएस कुछ ज़्यादा नहीं पता है, पर ये जरूर पता है हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत के उससे संबंधित है, दक्षिण भारत के इतिहास से। हरिहर और बुक्का की जो विक्ट्री थी वो अभी भी प्रेजवर्दी है। तो यहाँ पे देखिए इस विक्ट्री पे जो अधिकार दिखाया जा रहा है वो हरिहर और बुक्का दोनों का है। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, न कि अलग बुक्का ने लड़ी थी और अलग से हरिहर ने, नहीं, दोनों ने, हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी थी और जिसको जीता था। तो उस जीत पर इन दोनों का समान अधिकार है, इस जीत पर इन दोनों का समान अधिकार है। तो इस देखिए क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको सेंटेंस पता होगा कि उस पर समान अधिकार है कि नहीं है। सेंटेंस ऐसा दिया, अब ये चीज़ गलत है ही नहीं, ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई वो जो विक्ट्री हुई थी हरिहर और बुक्का की वो दोनों की वजह से हुई थी। तो ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चलेगा यार ये इन दोनों की वजह से ये विक्ट्री हुई थी, तो ये इन दोनों का अधिकार इस पे समान रूप से है, मतलब कि आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ होगा? बस लास्ट वाले नाउन में होगा। कहाँ होगा? बस लास्ट वाले नाउन में होगा। ठीक है, बस लास्ट वाले नाउन में होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, जब किसी चीज पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान रूप से अधिकार दिखाएं, जब किसी चीज पर दो व्यक्ति समान रूप से अधिकार हो और ऐसा जब हमें प्रदर्शित करना होता है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले नाउन में करते हैं, न कि दोनों में। ठीक है, यहाँ पे जो विजय प्राप्त हुई थी वो हरिहर और बुक्का दोनों के वजह से प्राप्त हुई थी, न कि अकेले बुक्का की वजह से, न तो अकेले हरिहर की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोर्स देके आपको समझा रहा हूँ। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ये क्या सर कुछ भी समझा रहा है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आप एक बात बताइए, हरिहर एंड बुक्का, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हरिहर एंड बुक्का ने एक ही लड़ाई लड़ी थी, तो जीत भी एक ही हुई थी। हरिहर एंड बुक्का ने साथ में एक लड़ाई लड़ी और वो जीत गए। हरिहर और बुक्का ने एक लड़ाई लड़ी और जीत गए, तो दोनों ने मिलकर साथ में लड़ाई लड़ी ना, तो इस जीत पर अधिकार किसका है? दोनों का एक समान रूप से। तो एपिस्ट्रॉफी एस, जब ऐसी स्थिति आती है क्लोजली रिलेटेड वाले, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले नाउन में करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको समझा दिया, राम श्याम वाला भी समझा दिया और ये भी समझा दिया। दूसरी चीज, अब इसी में इसको पहले लिख लीजिए, जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में दो नाउन को आपस में एंड के माध्यम से, जब किसी सेंटेंस में दो नाउन को आपस में एंड के माध्यम से जोड़कर उनका अधिकार किसी व्यक्ति पर दिखाया जाए, उनका अधिकार किसी चीज पर दिखाया जाए, एंड के माध्यम से जोड़कर उनका अधिकार किसी चीज पर दिखाया जाए, तथा वो दोनों नाउन आपस में क्लोजली रिलेटेड हो। क्लोजली रिलेटेड क्या है मैं समझा दिया हूँ। आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, अर्थात लिख लीजिए, बाय द वे कहीं भूल गया तो, अर्थात दोनों नाउन का उस चीज पर समान रूप से अधिकार हो, तो ऐसी स्थिति में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज एंड के बाद वाले नाउन में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज एंड के बाद वाले नाउन में करते हैं। ठीक है, रिवाइंड करके वीडियो एग्जाम्पल लिख लीजिए, अब दूसरी चीज समझिए, आप एग्जाम्पल के नीचे नोट करके लिखिए,
एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसके नीचे नोट करके लिखिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, जब लिख लीजिएगा तो ये प्ले कर लीजिएगा। अब लिखिए नोट करके, जब परंतु 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 वे आपस में, परंतु वे दो नाउन, परंतु वे दो नाउन अगर आपस में, परंतु वे दो नाउन अगर आपस में क्लोजली रिलेटेड नहीं है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, अर्थात उस चीज पर उन दोनों का समान अधिकार नहीं है, उस चीज पर उन दोनों का समान अधिकार नहीं है, समान अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या था इसको समझते हैं, लिख लेते हैं दोनों को और आपको दोनों को समझाऊंगा। पहला ये था, दूसरा क्लोजली रिलेटेड वाले, दूसरा समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये दो सेंटेंस मैंने लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं जो क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही आपको सेंटेंस में क्वेश्चन पूछना है। अगर उसका उत्तर जो मेरे उत्तर में आ रहा है वही आता है तो वो क्लोजली रिलेटेड है, नहीं आता है तो नहीं है। देखिए ये बताइए, इस विक्ट्री को जो हरिहर और बुक्का ने जीता था, क्या ये जो जीत थी वो बुक्का की भी थी? बुक्का की जो जीत थी वो हरिहर की भी थी। जो हरिहर की जीत थी वो बुक्का की भी थी, और जो बुक्का की जीत थी वो हरिहर की थी। क्यों थी? क्योंकि दोनों ने उस युद्ध को एक साथ लड़ा था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्या जो कविता, जो पोयम मिल्टन की है, क्या वो कबीर की है? जो पोयम मिल्टन ने लिखी है, क्या वो कबीर ने लिखी है? नहीं लिखी है। कबीर का जो पोयम है वो अलग है, मिल्टन का जो पोयम है वो अलग है। ध्यान से समझिएगा, क्लोजली रिलेटेड क्या होते हैं मैं वही समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो विक्ट्री लिखी हुई है ये बुक्का की भी है और हरिहर की भी है, पर यहाँ पे जो पोयम लिखा गया है ये पोयम मिल्टन का अलग है। ये तो पहली बात, तो ये लैंग्वेज में ही डिफरेंस है। यहाँ मिल्टन इंग्लिश लैंग्वेज के थे और कबीर जो हिंदी लैंग्वेज के थे। तो पोयम जो है, ये पोयम जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये मिल्टन का पोयम और कबीर का पोयम एक ही है? नहीं, मिल्टन का पोयम अलग था और कबीर का पोयम अलग था। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कबीर और मिल्टन के जो पोयम थे वो आज भी सराहनीय है। क्या है? आज भी सराहनीय है। तो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो पोयम लिखा गया है वो मिल्टन का पोयम कुछ और होगा और कबीर का पोयम कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पे जो विक्ट्री है वो दोनों, हरिहर की भी वही जीत है और बुक्का की भी वही जीत है, जिससे इन दोनों के वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, वंश कौन सा था वो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। तो जिस जीत की वजह से इन दोनों के वंश की स्थापना हुई थी, तो वो एक ही जीत थी जिसमें हरिहर भी जीत लड़ा था और बुक्का भी लड़ा था। तो ये आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? इस विक्ट्री पे इन दोनों का समान अधिकार है, पर ये पोयम भाई जो मिल्टन का लिखा है वो मिल्टन का है और जो कबीर का लिखा है वो कबीर का है। तो समझ में आया? तो जब क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो लास्ट वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और अगर जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए, अगर जो आपको नहीं, मतलब मैंने समझाया, आपको लगता है कि यार मेरे ये दिमाग से उतर सकता है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार समझ में तो आ गया है, सर ने समझाया मुझे समझ में आ गया है, पर पता नहीं मुझको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या पता मैं कुछ दिन बाद, अभी 5-6 महीने हम लोग का कोर्स चलेगा तो हमारे दिमाग से उतर जाए। तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है,
आपको क्या करना है अपने लैंग्वेज में, जैसे मैंने समझाया आपको, जो खड़ी बुड़ी कहा, कॉपी तो मैं चेक करने वाला हूँ नहीं और चेक भी करने वाला हूँ, तो अगर जो आप सजा के लिखें तो मुझे गुस्सा आएगा। तो आप अपने लैंग्वेज में जैसे भी लिख सकते हैं लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से दूसरी चीज समझिएगा। देखिए मैंने बताया कि एपिस्ट्रॉफी एस का यूज हमेशा लास्ट वाले नाउन में करते हैं, हमेशा लास्ट वाले नाउन में करते हैं। और अगर जो गलती से उसके साथ केस इन अपोजिशन आ गया है तो केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में करते हैं एपिस्ट्रॉफी एस का यूज। इसी पे है, अगर कोई नाउन, अगर कोई नाउन, कोई एक बड़ा फ्रेज नाउन का, कोई एक नाउन का बना फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और उसका अधिकार किसी चीज़ पे दिखाना है, तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं लिखूं मैंने लिखा द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी हैज ए लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है। मैंने ये लिखा ए लॉट्स ऑफ बुक्स, मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, ए लॉट ऑफ बुक्स। अब ये ध्यान से समझिएगा, क्या ये जो नाउन है, ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है और एक फ्रेज फॉर्म में है। इस फ्रेज का मतलब क्या है कि रामपुर के नवाब, अब रामपुर के नवाब का अधिकार किस पे दिखाया जा रहा है, इस लाइब्रेरी पे। इस रामपुर के नवाब, द नवाब ऑफ रामपुर का मतलब कि रामपुर के नवाब की लाइब्रेरी, मतलब कि लाइब्रेरी पे इनका अधिकार है। जब इनका अधिकार दिखाया जा रहा है तो हमें जब ऐसी स्थिति में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करना होता है तो उस फ्रेज के लास्ट वर्ड में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो इस फ्रेज में लास्ट वर्ड जो होता है उसमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब एक लिविंग थिंग, देखिए नवाब का कोई नाम होगा, मान लीजिए नवाब का नाम है सिकंदर, ठीक है। अब नवाब का नाम सिकंदर है तो लिख देता सिकंदर्स लाइब्रेरी हैज ए लॉट ऑफ बुक्स, पर सिकंदर न लिख के ये, अब देखिए ये है एक केस इन अपोजिशन, ये क्या है, केस इन अपोजिशन, पर जिसका ये केस इन अपोजिशन है उसको छोड़ दिया गया। मान लीजिए यहां पे लिखा होता सिकंदर, तो क्या ये केस इन अपोजिशन सिकंदर का हो जाता, सिकंदर द नवाब ऑफ रामपुर, सिकंदर द नवाब ऑफ रामपुर, रामपुर का नवाब सिकंदर, सिकंदर कौन है, रामपुर का नवाब। तो इस नाउन को ये पूरा एक फ्रेज डिफाइन कर रहा था, ये क्या था, केस इन अपोजिशन। और इस केस इन अपोजिशन में जब हमें, और इसका, इस नाउन का अधिकार जब हमें इस लाइब्रेरी पे दिखाना होता तो हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज यहाँ पे करना चाहिए था। चूंकि ये अब केस इन अपोजिशन आ चुका है तो हमें एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ करेंगे, केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड में, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इस सिकंदर को इस बार नहीं दिखाया, इस बार बस बोल दिया कि रामपुर के जो नवाब हैं उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, रामपुर के जो नवाब हैं उनके लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ पे जब नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी पे नवाब, रामपुर के नवाब का अधिकार दिखाना है, तो ऐसी स्थिति में भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले वर्ड में करते हैं। तो ध्यान से समझिए, अगर जिसको समअप करूं तो अगर जो कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और उसका अधिकार किसी चीज पे दिखाना होता है तो हमेशा एपिस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट वाले वर्ड में करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोजली रिलेटेड और वाले में कुछ डिफरेंट होता है, वो मैंने दिखवा दिया, ठीक है। अब देखिए लिविंग थिंग्स में होता है, अब एक बात है, रामपुर के जो नवाब होंगे वो लिविंग ही तो होंगे, तो इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस का यूज इनका अधिकार दिखाने के लिए किया गया है, ठीक है। समझ में? तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और लिख लेते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हाउस इज वेरी edifies,
ठीक है, एडिफाइस। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज हाउस इज़ वेरी एडिफाइस, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अधिकार दिखाया हाउस पे, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाउस दिखाया, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अधिकार दिखाया हाउस पे। तो जब हम किसी लिविंग थिंग्स का अधिकार किसी चीज़ पे दिखाते हैं और वो फ्रेज फॉर्म में हो, तो ऐसी स्थिति में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाले वर्ड में करते हैं, ऐसी स्थिति में भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाले वर्ड में करते हैं। ठीक है, समझा है? तो इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, कभी कभी शॉप, स्कूल, हाउस, चर्च, कभी कभी शॉप, स्कूल, हाउस, चर्च, इसका हम लोग अंडरस्टूड मान लेते हैं। इसको कभी कभी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके बाकी जो आगे का है उसको अंडरस्टूड मान लेते हैं। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ उसको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से, इसको कैसे अंडरस्टूड मानते हैं। और इसका यूज कई बार सेंटेंस में करता है, किसी फ्रेज में दे दिया या फिर कोई आपको पैसेज दे दिया, उसमें यूज कर लिया, आपको समझ में नहीं आया कि यार कुछ छूट गया, मिसिंग है, पर मिसिंग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू टेलर्स। अब एक बात है, यहाँ पे टेलर आने के बाद आप यहाँ पे जो टेलर आया, यहाँ पे क्या है, आई एम गोइंग टू टेलर। तो आप एक बात बताइए, क्या आपको जैसे ही आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो ये शॉप, टेलर शॉप होना चाहिए था, टेलर शॉप होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, आई एम गोइंग टू टेलर शॉप। इस शॉप पे अधिकार टेलर का दिखाना था तो हमें लिख देते टेलर शॉप। लेकिन आजकल के लैंग्वेज में, जब आजकल का जो लैंग्वेज हो गया उसमें बस टेलर्स तक रखते हैं, इस शॉप को अंडरस्टूड मान लेते हैं। भाई कोई भी जाएगा तो टेलर के दुकान पे ही जाएगा ना, तो इस शॉप को क्या मान लिया जाता है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है। जैसे मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं शी इज लिविंग, शी इज हैविंग her dinner at her uncle's, ठीक है, at her uncle's। अब ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में लिखा है कि she is having her dinner at her uncle's home, क्या है, हाउस या होम। तो ये देखिए, ये जो वर्ड होते हैं शॉप, होम, शॉप, हाउस, चर्च, स्कूल, शॉप, हाउस, चर्च, स्कूल, ये जो वर्ड होते हैं ना, इन वर्ड को क्या मान लिया जाता है, इन वर्ड को क्या मान लिया जाता है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है एपोस्ट्रोफी एस यूज करके। क्या एपोस्ट्रोफी एस यूज करके क्या मान लिया जाता है, अंडरस्टूड मान लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। आपने जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कि भाई कोई पैसेज पढ़ रहा हो, उसमें आ गया कि कहाँ गए थे, तो लिखा आई एम गोइंग टू टेलर्स, अब आगे फुल स्टॉप करके आगे फिर कुछ लिख दिया, तो आप कंफ्यूज हो गया यार टेलर्स। तो वहाँ पे आप मान लीजिएगा कि टेलर्स मतलब आगे शॉप है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता है पर लिख लीजिए। शब्द डैश करके बनाइए, हाउस, शॉप, स्कूल, चर्च। शब्द हाउस, शॉप, स्कूल, चर्च। शब्द पे अधिकार दिखाने के लिए जिस नाउन का यूज किया जाता है, उस नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इन नाउन को अक्सर सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है,
ठीक है, आप ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए तो, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग ख़त्म कर देंगे केस, आज ख़त्म कर देना केस किसी भी हाल में। अब दूसरी चीज़ जान लीजिए, ईच अदर और वन अदर का जब पोजीशन दिखाना होता है, ईच अदर और वन अदर का जब पोजीशन दिखाना होता है, तो ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये क्या होते हैं, मैं आपको प्रोनाउन में समझाऊंगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन, ईच अदर तथा वन अनदर का अधिकार दर्शाने के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका लाइक ईच अदर्स ओपिनियन ऑन टेररिज्म, ये लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ईच अदर मतलब कि इंडिया और अमेरिका पसंद करते हैं एक दूसरे के ओपिनियन को, तो यहाँ ओपिनियन पे अधिकार एक दूसरे का दिखाना था, इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का दिखाना था। तो इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जब अधिकार दिखाना है तो किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। और किसके बाद करते हैं, अदर के बाद। ये लास्ट वर्ड में ही करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज, ये तो मैंने पहले बता रखा, ठीक है। वन अनदर भी आता तो वन अनदर का भी लास्ट में करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, अब जो रूल आ रहे हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, अब जो रूल आ रहे हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस पे इसी से तो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। यदि किसी नाउन, यदि किसी वाक्य की संरचना, यदि किसी वाक्य की संरचना ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये लिख लीजिए, ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होती है तो हम अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये लिखा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अ फ्रेंड ऑफ माई brothers has come today, ये मैंने लिखा, ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने जो लिखवाया है वो दूसरी चीज़ है, वो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पर मैं समझा रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से जो अब चलेगा वो मोस्ट होगा, यहाँ से जो रूल चलेगा वो मोस्ट होगा केस में, इसी पे क्वेश्चन अधिकतर आएंगे। मैंने क्या लिखा है, ए अथवा एन आर्टिकल यहाँ पे यूज हुआ है, नाउन यहाँ पे ये नाउन यूज हुआ है, ठीक है। फिर ऑफ, ये ऑफ यूज हुआ है, फिर उसके बाद नाउन, तो ये नाउन यूज हुआ है,
क्या यूज हुआ? नाउन। तो यही स्ट्रक्चर है, ए अथवा एन, नाउन ऑफ नाउन यूज हुआ। तो ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाले नाउन में करते हैं। पर कब करते हैं? हर वक्त तो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो किसी का अधिकार भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इस ब्रदर का अधिकार किसी पे दिखा रहे हैं इस सेंटेंस में। जब तक आपको मैं समझाऊंगा नहीं, आप पता नहीं कर सकते कि इस एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या है। अब ध्यान से समझिएगा। जब हमें, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, जब हमें किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकना होता है, जब हमें किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकना होता है, तब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके उसे रोकते हैं। इस सेंटेंस को अगर जो लिखा जाए पूरी तरह तो ये होगा अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स हैज कम टुडे। ठीक है, ये है अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स हैज कम टुडे। इसका मतलब है कि मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त आज आया है। मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त आज आया है। इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ। तो जब हमें ये सेंस देना होता है कि किसी के कई लोगों में से एक, किसी के कई लोगों में से एक, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं और लास्ट वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और वहाँ पे हम लोग इस नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे फ्रेंड नहीं यूज करेंगे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप इसको लिख लीजिए। आपने ये पहले आप ये एग्जाम्पल लिखिए, आप ये एग्जाम्पल लिखिए और इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए। आप ये एग्जाम्पल लिख लिए, लिखिए। मैं समझा रहा हूँ और अच्छे से और डिटेल में इसको समझाऊंगा। पहले आप लिखिए, ये लिख लिए। अब इसके आगे ब्रैकेट में इसी के आगे लिखिए, मेरे भाई के मित्रों में से एक मित्र। मेरे भाई के मित्रों में से एक मित्र, मेरे भाई के मित्रों में से एक मित्र। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सेंस, पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इंग्लिश आपको तब आएगी जब आप उसका सेंस निकाल पाएंगे। जैसे अगर ये सेंटेंस मैंने लिखा कि मेरे भाई के दोस्तों में से एक दोस्त, अगर मैं यहीं पे फादर यूज कर दूं तो क्या ये सेंटेंस सही है कि मेरे भाई के पिताओं में से एक पिता? क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। यहाँ पे सेंस क्या हो गया? सेंसलेस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? इस सेंटेंस का सेंस सेंसलेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे फादर यूज कर दूँ तो अ फादर ऑफ माई ब्रदर्स फादर, मतलब कि मेरे भाई के पिताओं में से एक पिता। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। यही सेंटेंस फ्रेंड पे सटीक बैठ रहा था। क्यों बैठ रहा था? क्योंकि दोस्त कई हो सकते हैं पर पिता तो बस एक ही होता है ना। दोस्त कई हो सकते हैं पर पिता एक ही होता है। तो यही बात आती है सेंस की। अगर ये सेंटेंस लिखा है अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे फ्रेंड होगा। ठीक है। जब ऐसा स्ट्रक्चर आए अ एंड प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और हमें ये दिखाना हो कि कई में से एक, हमें ये दिखाना हो कई में से एक, तो ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट वाले सेंटेंस में करती। पर ध्यान से समझिएगा, पर ये नहीं लिख सकते कि अ फादर ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, फ्रेंड्स ये नहीं लिख सकते। फ्रेंड्स हैज कम टुडे। ठीक है, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि मेरे दोस्त के कई पिता हो। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे फादर्स हो जाएगा। इसी नाउन को तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे, इसी नाउन को तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे। क्या स्टूड करेंगे? इसी नाउन को हम लोग अंडरस्टूड करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब
इस स्ट्रक्चर का यूज करके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है, तो जो नाउन आर्टिकल अ अथवा एन के बाद आता है उसी नाउन को इसके आगे हम लोग अंडरस्टूड करते हैं, इसी नाउन को हम लोग इसके आगे अंडरस्टूड करते हैं। एपोस्ट्रॉफी एस का एक यूज ये भी होता है कि वो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे कि कैसे रोकता है। अभी बस ये अधिकार समझा रहा हूँ, मैं एपोस्ट्रॉफी का यूज समझा रहा हूँ, पर कैसे रिपीटिशन रोकता है वो हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। जब तुलना होती है ना, तो ये एपोस्ट्रॉफी ऐसा आके नाउन की रिपीटिशन को रोक देता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उसका छोटा सा भाग ये है, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स। जब ऐसा स्ट्रक्चर आए, आर्टिकल अ अथवा एन यूज हो, फिर नाउन हो, प्लस एक नाउन है और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगे, तो इसका मतलब होता है कि यही नाउन इस एपोस्ट्रॉफी एस के बाद यूज होना था लेकिन नहीं किया गया, यही नाउन। तो अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही अंडरस्टूड होगा, अ फादर ऑफ माई फ्रेंड्स फादर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड अगर जो हम लोग कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पिता तो एक ही होते हैं। तो मेरे दोस्त के कई पिताओं में से एक पिता आया था, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इस ए को हटाना होगा, इस ए को क्या करना होगा, हटाना होगा। क्यों हटाना होगा, क्योंकि पिता तो बस एक ही होते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस आप पढ़िए, द फादर ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, इसी नाउन को अंडरस्टूड करेंगे ना, तो यहाँ पे फादर लिख लेंगे, फादर लिख लेंगे। तो क्या हो गया, फादर ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, मतलब कि मेरे पिता के पिता आए हैं, मेरे पिता के पिता आए हुए हैं। तो यहाँ पे अ हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि हमने सेंस निकाल लिया कि यहाँ पे मेरे पिता के कई पिताओं में से एक पिता जो कि सेंसलेस हो रहा था, तब हमने देखा कि आर्टिकल ए हटा दें, तो यहाँ पे मेरे पिता के पिता आए हुए हैं आज, मेरे दोस्त के पिता आज आए हैं, मेरे दोस्त के पिता आज आए हैं। इसका मतलब कि मेरे दोस्त के दादाजी आज आए हुए हैं, मेरे दोस्त के दादाजी आए हुए हैं। तो समझ में आया कि इस स्ट्रक्चर में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज जब नाउन के लास्ट में करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसी नाउन का रिपीटिशन हम लोग रोक रहे हैं, इसी नाउन का रिपीटिशन हम लोग रोक रहे हैं, ठीक है। इसको अब आपने अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैं समझा दिया हूँ बहुत ही एफर्ट लगा के, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं आपको कल फिर समझाऊंगा। देखिए मैं आपको पढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार और बता रहा हूँ, जब ये स्ट्रक्चर यूज होता है अ एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं तो वहाँ पे जो नाउन अंडरस्टूड माना जाता है वो यही नाउन होता है, ठीक है, वो यही नाउन होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल, लिखते जाइए, पहले लिखिए तब समझाऊंगा, पहले लिखिए तब समझाऊंगा। दूसरा लिखिए, यदि ए डैश एन, वही स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर लिखवाया है, ए डैश एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यही जो मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिखवाया है उसी स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए। परंतु यदि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की जगह दिस स्लैश करते जाएगा, दिस डैट दीज दोज स्लैश करते जाएगा। रुकिए मैं लिख भी देता हूँ, दिस डैट दीज दोज मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आए की जगह ये स्ट्रक्चर आए, तो हमें बाद वाले नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना चाहिए। तो हमें
बाद वाले नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना चाहिए, एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, द फ्रेंड ऑफ राजू इज नॉट गिल्टी। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये स्ट्रक्चर में दी आ गया, द फ्रेंड ऑफ राजू इज नॉट गिल्टी। ऐसा क्यों होता है मैं वो भी समझा रहा हूँ। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ये रूल याद कर लीजिएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ये रूल याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने बताया है ए अथवा एन और दी 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। 3 आर्टिकल में 2 आर्टिकल जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। कौन आर्टिकल होते हैं, ए अथवा एन। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं समझा रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, क्योंकि समझ लेने से याद करना नहीं पड़ता है। अब देखिए ए अथवा एन जो आर्टिकल होते हैं इसको कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो द होता है ना इसको कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल 2 आर्टिकल होते हैं, ए अथवा एन, इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द होता है इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। 2 आर्टिकल होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और अथवा एन होता है, डेफिनिट आर्टिकल डी होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ये मैंने समझा रखा है। इनडेफिनिट का मतलब कि अनिश्चित है और डेफिनिट का मतलब कि निश्चित है। डेफिनिट का मतलब निश्चित है। तो द जिस नाउन के आगे आता है, द जिस नाउन के आगे आता है उस नाउन को वो निश्चित कर देता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, द नाउन द फ्रेंड ऑफ राजू इज नॉट गिल्टी। मैंने ये सेंटेंस लिखा था, द फ्रेंड ऑफ राजू इज नॉट गिल्टी। यहां पे जब द आ गया तो इसने निश्चित कर दिया कि वही फ्रेंड, इस सेंटेंस में वो निश्चित है कि वही फ्रेंड, राजू का वो फ्रेंड गिल्टी नहीं था। राजू का वह फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, वो लिसनर समझ रहा है और बोलने वाला समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, राजू का वह फ्रेंड, दी का मतलब वो आ गया, निश्चित हो गया कि वही फ्रेंड जिसके बारे में बात की जा रही है। तो राजू का वो दोस्त गिल्टी नहीं था, राजू का वो दोस्त गिल्टी नहीं था। उसी दोस्त के बारे में बात की जा रही है जिसके ऊपर केस चल रहा था, ठीक है। हर दोस्त के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अगर जो इसी सेंटेंस को आर्टिकल ए लगा देते, अगर इसी सेंटेंस में आर्टिकल ए लगा देते तो क्या हो जाता, ध्यान से समझिएगा। इसी सेंटेंस में अगर जो आर्टिकल ए लगा देते, इसको मैं घेर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी और समझाना है ये, ठीक है। अब अगर जो हम लोग इसी की जगह आर्टिकल ए ले देते, अ फ्रेंड ऑफ राजू, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल एस लगाना पड़ता, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ता वही समझा रहा हूँ। इज नॉट गिल्टी, इज नॉट गिल्टी। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस अ लगाया है ये इनडेफिनिट है, ये तय नहीं करता है कि कौन सा दोस्त, ये तय नहीं कर रहा है कि कौन सा दोस्त। आपने इंग्लिश में लिटरेचर में कई बार पढ़ा होगा, वंस इन अ विलेज अ फार्मर। तो वहाँ पे ये इसका सेंटेंस आप लोग सेंस क्या निकालते थे, टीचर भी ये सेंस निकलवाता था कि एक समय में एक गांव में एक किसान रहता था, पर अ का मतलब वहाँ आर्टिकल अ था। वो आर्टिकल अ का मतलब एक नहीं बल्कि किसी था। किसी समय में किसी गांव में कोई किसान रहता था, निश्चित नहीं हुआ। लेकिन जब आगे से कहानी बढ़ती थी वो आर्टिकल में देखेंगे। फिलहाल बस ये जानिए कि ये जो अ है ये निश्चित नहीं करता है कि कौन सा दोस्त। तो यहाँ पे कौन से दोस्त के बारे में बात हो रही है तो नहीं पता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजू के दोस्तों में से एक दोस्त। कौन सा दोस्त नहीं पता है, राजू के दोस्तों में से एक दोस्त, कौन सा दोस्त नहीं पता है, गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है।
अब जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने बोला यार राजू में से एक दोस्त, राजू के दोस्तों में से एक दोस्त था जिसके ऊपर केस चल रहा था, वो गिल्टी नहीं हुआ। पता नहीं है उस बोलने वाले को, पता नहीं है कि कौन सा दोस्त, लेकिन ये जब सेंटेंस उसने बोला तो उसको पता है कि वो राजू का वो दोस्त था ना जिसके ऊपर केस चल रहा था, तो वो उस राजू के उस दोस्त को जानता है, ठीक है। वहाँ पे अनिश्चितता का भाव नहीं दिखेगा। द बस यही काम करता है। हम लोग सोचते थे ना कि द का मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं निकलता है, जहाँ मन करे वहाँ लगा दिया करते हैं, पर द का सेंस होता है, कहाँ पे लगता है वो इसी तरीके से पता चलता है। तो जब आर्टिकल द लग गया तो हमें राजू के कई दोस्तों में से नहीं छांटना है, हमें पता है कि वो दोस्त, लेकिन यहाँ पे जब अ लगाए, अनिश्चित है कि कौन सा दोस्त है, तो उसमें से राजू के कई दोस्तों में से एक दोस्त छांट के निकालना है। यहाँ पे तो पहले से ही छटा है, पता है हमें, तो इसीलिए अब जैसे दिस लगा दिया, दिस फ्रेंड, वो फ्रेंड, राजू का वह फ्रेंड, राजू का वह फ्रेंड गिल्टी नहीं है। डैट लगा दिया तो राजू का वह फ्रेंड गिल्टी नहीं, राजू का यह फ्रेंड गिल्टी नहीं है। पता है, निश्चित है कि यह फ्रेंड है या फिर वह फ्रेंड है, पता है, लेकिन अ लगाया या एन लगाया तो निश्चित नहीं है कि राजू के दोस्तों में से कौन सा दोस्त गिल्टी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए जब ये स्ट्रक्चर आता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और जब ये स्ट्रक्चर आता है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आपको रट्टा मार लेना है कि अगर जो इनके जगह ए अथवा एन आर्टिकल का यूज होता है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं अगर इनके जगह ए अथवा एन आर्टिकल का यूज होता है तो इस नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, और नहीं होता है ये अगर ए अथवा एन की जगह ये यूज होते हैं तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी चीज देख लीजिए जो कि नॉर्मल बच्चे गलती करते हैं और कई टीचर भी गलती करते हैं। मेरे एक टीचर थे स्कूल टाइम में, उन्होंने भी ये गलती कराई थी। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है ये हम लोग प्रोनाउन में अभी कुछ ही दिन बाद प्रोनाउन में पढ़ेंगे। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनमें अक्सर जो ये प्रोनाउन होता है उसके लास्ट में एस लगा होता है, जैसे माइन, ये भी एक पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरा हिज, ठीक है, फिर हर्स, ठीक है, योर्स, इट्स, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो जब कभी पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी, जो ये लास्ट में ऐसा है ना, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारी गलतियां की जाती थी, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपने जब लेटर में लिखा होगा तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, योर्स ओबीडेंटली, ओबीडिएंटली, ठीक है, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, सॉरी, ओबीडिएंटली, ठीक है, ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। योर्स ओबीडिएंटली में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जब पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, बल्कि वो सीधा सीधा एस लगा होता है। ये आप लेटर में कई जगह गलती करते होंगे। आप अभी लिख लीजिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मैं इसको समझाऊंगा। अभी लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से अभी लिख लीजिए। किसी भी पजेसिव प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखिए, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, THEIRS, देयर्स, ब्रैकेट बंद, तथा पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस
एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ ये भी गलत है। योर ओबीडियंटली, ये भी क्या है, गलत है। योर्स ओबीडियंटली, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है। योर्स ओबीडियंटली, ये भी गलत है। सही क्या होगा, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ठीक है, लिख लीजिए। अगला रूल लिखिए। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे नाउन में, प्रोनाउन में। ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए कह रहा हूँ। अगला रूल लिखिए। वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन का अधिकार, वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन का अधिकार यदि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर दर्शाना हो तो हम इस नाउन पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग न करके प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल है, इट इज ट्रू दैट आई टॉक टू द ऑफिसर at one of my cousin's parties, ठीक है। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में मैंने बताया है कि जब हमें ऐसा करना होता है, जब ऑफ लग के कोई नाउन आए, ऑफ लग के क्या है, जब कोई नाउन आए, ये क्या है, ऑफ लगा हुआ है, ये क्या है, ऑफ लगा हुआ है इस नाउन का। अब इसी नाउन का अधिकार हमें पार्टी पे दिखाना है, लेकिन जब ऑफ लगकर कोई नाउन आए तो ऐसी स्थिति में हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इट इज ट्रू that I talked to the officer at party of one of my cousins, ठीक है। ये होगा सही सेंटेंस, ठीक है। तो वहाँ पे हमें अधिकार दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता लेनी पड़ती है। लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिस पे आर्टिकल द लगाकर हम उसके पूरे समूह को दिखाते हैं, देखिए, पुअर क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है। आप क्या बोलेंगे, ही इज अ पुअर मैन, मैन क्या लिखेंगे, ही इज अ पुअर मैन। आप लिख सकते हैं ही इज अ पुअर, रिच लिख सकते हैं, ब्लाइंड लिख सकते हैं, ठीक है, मैन। ये लिखा, आपने लिखा ही इज अ पुअर रिच ब्लाइंड मैन। अब एक बात है, इस मैन के बारे में, वह एक लड़का, वह एक आदमी है। कैसा आदमी है, अमीर गरीब, पुअर लगाए तो गरीब आदमी है, रिच लगाए तो अमीर आदमी है, ब्लाइंड लगाए तो अंधा आदमी है। तो इस आदमी को डिफाइन ये तीनों वर्ड कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल द का यूज करके इन एडजेक्टिव के आगे इनके पूरे समूह को दिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए। एडजेक्टिव जिनके साथ हम द लगाकर उनके पूरे वर्ग को दर्शाते हैं, जैसे पुअर मीन्स होता है गरीब, लिख लीजिए इसको भी। पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन दी पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। रिच मीन्स होता है अमीर, फिर दी रिच मीन्स क्या होता है? अमीर लोग। इसको लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है, जिसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिच ब्लाइंड लिखा एडजेक्टिव जिनके साथ हमने आर्टिकल द लगाकर उनके पूरे वर्ग समूह को दिखाते हैं, ये लिखा। उसके नीचे ये लिखिए, अब उसके नीचे लिखिए रिच ब्लाइंड डम डिफ, रिच ब्लाइंड डम डिफ डिफ आदि का पोजीशन दर्शाने के लिए जब आर्टिकल द लगा लेते हैं तो उसके बाद अगर उसका पोजीशन दिखाना तब का बात हो रहा है। आदि का पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज न करके प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको भी समझ लीजिए कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल ये है, वी शुड टेक केयर ऑफ द पुअर्स प्रॉब्लम, ठीक है, पुअर प्रॉब्लम। देखिए अब ये एक सेंटेंस है, इस प्रॉब्लम पे द पुअर, जब जैसे ये पुअर क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, क्या है? एक एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही इसके आगे द लगाया तो अब ये पूरा एक जो वर्ड कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखाएगा? ये जो कंपाउंड वर्ड है ये क्या दिखाएगा? ये पूरे के पूरे एक समूह या वर्ग को दिखाएगा, गरीब लोगों को दिखाएगा, ठीक है। अब ये पूरा क्या दिखाएगा? गरीब लोगों को दिखाएगा। जब ये गरीब लोगों का दिखाने लगा और इसका अधिकार हमें प्रॉब्लम पे दिखाना है, तो यही तो मैं लिखाया हूँ। जब किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा के पूरे समूह या वर्ग को दिखाया जाए और उसका अधिकार किसी वस्तु पर दिखाना हो तो हम आर्टिकल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बट दी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी शुड टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, ये सही सेंटेंस होगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्स, टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, ठीक है। ये लिख लिया। अब अगला लिखिए, अगला रूल लिखिए, लगातार दो नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजीशन नहीं, अधिकार नहीं दर्शाते हैं। लगातार दो नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगाकर अधिकार नहीं दर्शाया जाता है, अधिकार नहीं दर्शाया जाता है। इसको भी देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा माई सिस्टर्स हस्बैंड, माई सिस्टर्स हस्बैंड्स कंपनी हैज 600 वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाना क्या था? हमें यहाँ पे दिखाना था कि मेरी इस बहन का अधिकार दिखाना था हस्बैंड पे और इस हस्बैंड का अधिकार दिखाना था इस कंपनी पे।
हमें दो लोगों का अधिकार दिखाना था। पहले तो मेरी बहन का अधिकार उसके पति पे, फिर पति का अधिकार उसकी कंपनी पे, ये अधिकार दिखाना था। लेकिन हमें ये एक रूल होता है, जो मैंने रूल लिखा है कि कभी भी दो लगातार नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है अधिकार दिखाने के लिए। तो इस सेंटेंस का सही क्या होगा? हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर्स, सॉरी, the company of my sister's husband has 600 workers। अब ये हो गया सही सेंटेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया? द कंपनी ऑफ माई सिस्टर्स हस्बैंड, मैंने इस सिस्टर का अधिकार इस हस्बैंड पे दिखा दिया और इस कंपनी का अधिकार इस हस्बैंड के साथ दिखा दिया कि द कंपनी ऑफ माई सिस्टर्स हस्बैंड, मेरे बहन के पति की कंपनी में, मेरे बहन के पति के कंपनी में 600 वर्कर काम करते हैं, 600 वर्कर काम करते हैं। तो ये हो गया सही। लगातार दो नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाकर कभी भी हम लोग उसका अधिकार नहीं दिखाते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट रूल नाउन का, नाउन आज खत्म हो जाएगा। लास्ट रूल नाउन का, लास्ट रूल नाउन का, यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहता है, यदि कोई नाउन, लिखिए मैं समझाऊंगा, यदि कोई नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा होता है तो हमें उस नाउन का अधिकार, एपोस्ट्रोफी एस से न दिखाकर, एपोस्ट्रोफी एस से न दिखाकर आप से दिखाना चाहिए, आप से दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। डू यू नो द नेम ऑफ द गर्ल इन द रेड ड्रेस, ठीक है। ये सेंटेंस है, क्या है? डू यू नो द नेम ऑफ, सॉरी ये तो मैंने सही सेंटेंस लिख दिया, इसको मिटा दीजिए। मैंने क्या दिखाना है, मैं ये लिख, डू यू नो द गर्ल्स नेम, मैंने ऊपर वाला सेंटेंस सही लिख दिया था, वो सही सेंटेंस था। डू यू नो द गर्ल्स नेम इन रेड ड्रेस, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब कोई नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो, क्या ये जो नाउन है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हुआ है? लड़की रेड कपड़ों में, ये इन क्या है? ये इन ही तो प्रीपोजिशन है। ये इन क्या है? ये इन ही तो प्रीपोजिशन है। ये इन क्या है? ये इन ही एक प्रीपोजिशन है। तो ये क्या दिखा है? लड़की रेड कपड़ों में, लड़की रेड कपड़ों में, तो ये नाउन इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हुआ है। और इसी नाउन का अधिकार हमें नेम पे दिखाना है, इसी नाउन का अधिकार हमें नेम पे दिखाना है, इसी नाउन का अधिकार हमें नेम पे दिखाना है। तो यही तो मैंने लिखा है कि जब कोई नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा होता है तो उसका अधिकार किसी चीज़ पे दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? डू यू नो द नेम ऑफ, तब वहां पे ऑफ का यूज करेंगे, द नेम ऑफ गर्ल इन द रेड ड्रेस, ये सही सेंटेंस होगा, ठीक है। रेड ड्रेस, ये सही सेंटेंस होगा। डू यू नो द नेम ऑफ गर्ल इन द रेड ड्रेस, ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आज और नाउन क्या होता है? खत्म, नाउन हो गया खत्म। अब कल और परसों के क्लास में हम लोग नाउन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 1-1 घंटे का क्लास हो सकता है, कल से 2 दिन तक 1-1 घंटे का क्लास होगा, कल से 2 दिन तक हम लोग नाउन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि नाउन कैसे उसका क्वेश्चन आता है, कैसे उसके क्वेश्चन बनाया जाता है, कहाँ गलतियाँ होती है, कैसे हमें देखना होता है कि गलती कहाँ है।
तो अगर जो आप बुक खरीदने के लिए कैपेबल है तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम की एक बुक आती है, उसको खरीद लीजिए। उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं एडिशनल लिखूंगा भी, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नाउन के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस क्या, बहुत ज़्यादा हो गया होगा, शायद एक घंटा 15 मिनट का वीडियो हो गया, तो इसके आज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए सॉरी। पर आज नाउन हो गया ख़त्म, नाउन हो गया आज से ख़त्म, और आप लोग को नाउन से छुटकारा मिल गया। 2-3 दिन बाद हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नाउन के, ठीक है। और आपको क्या करना है इसके बदले में, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।